हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 5th सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसके न्यू बैच 2027-28 की क्लासेज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी आप बीए के 3rd ईयर में आ जाते हो तो आपका 5th और 6th सेमेस्टर होता है और मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ कि जब भी आप 5th सेमेस्टर में होते हो तो आपको 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना होता है और दोनों ही मेजर सब्जेक्ट में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका 2 पेपर होगा, सोशियोलॉजी का पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी का पेपर 2, और दोनों का अलग अलग सिलेबस होगा, दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा। सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। और कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे बिल्कुल यही प्रोसेस आपका सब में होने वाला है। तो बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी में पेपर नंबर 1 जो आपका है, पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। तो आज हम इसका यूनिट नंबर 1 पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यूनिट नंबर 1 यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और नीचे हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि सिलेबस जब भी आप चेक करती हो यूट्यूब पर या किसी वेबसाइट पर अपने यूनिवर्सिटी की तो आपको इंग्लिश में मिलता है, तो इसलिए मैंने हिंदी में नोट किया है ताकि जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। इंटेलेक्चुअल सोर्सेज जिसको कहते हैं बौद्धिक स्रोत क्या है। इनलाइटमेंट, बौद्धिक स्रोत में इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञानोदय काल। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का दर्शन। पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीति विज्ञान या राजनीति का इतिहास। सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स, देखो सोशल मतलब होता है सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। तो सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन। उसके बाद आपका अगला टॉपिक यूनिट नंबर 1 का है रिवोल्यूशन यानी क्रांति, जिसमें आपको फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, यानी इंग्लिश में क्या होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो आई होप कि आप अपने यूनिट का पूरा टॉपिक समझ गए। तो कई सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके यूनिट नंबर 1 में कई सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम पूरा टॉपिक आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं पूरा नोट्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्भव। उद्भव का मतलब समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में कैसे आया। तो देखिए आज आप जिस तरीके से समाजशास्त्र को अपने कॉलेज में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, पहले इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। पहले इसको अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था या राजनीति शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन फिर इसको फ्रांस के एक विद्वान ऑगस्ट काम्टे ने एक अलग विषय यानी सब्जेक्ट का रूप दिया। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम समाजशास्त्र से परिचित होंगे कि समाजशास्त्र होता क्या है। देखिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक का मतलब सोशल, विज्ञान यानी साइंस यानी सोशल साइंस। अब समाजशास्त्र एक सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। देखिए समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप, संरचना और प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में अध्ययन किया जाता है, और क्रमबद्ध अध्ययन करने की वजह से ही समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान या सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। हम समाज में रह रहे हैं तो समाज में हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारी एक रीति रिवाज होते हैं, हम लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, हमारा रिलेशन होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, और समाज में बहुत तरीके की संस्थाएं पाई जाती हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे प्रतिक्रियाएं देता है, हर एक चीज का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र है। आप लोग अब 5th सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर तक आप सोशियोलॉजी को पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि समाजशास्त्र होता क्या है। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। इसे जन्म देने में कई सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक घटनाओं का योगदान रहा, और वही सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक घटनाओं को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसी क्या क्या घटनाएं समाज में, राजनीति में या बौद्धिक घटनाएं क्या क्या हुई जिनसे एक अलग विषय का जन्म हुआ और समाज के अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो गया। आइए अब जानते हैं समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है।
समाजशास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं और ये सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। उन दो शब्दों में पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगोस। तो सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से और ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से मिलकर बना है। सोशियस का मतलब होता है समाज और ग्रीक भाषा के लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी बना है सोशियस प्लस लोगोस से, जिसका मतलब होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। आइए अब जानते हैं समाजशास्त्र के जनक के बारे में, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया। ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का यूज किया था 1838 ईस्वी में। देखिए, ऑगस्ट काम्टे जो थे, इन्होंने सबसे पहले एक विषय की खोज की जिसका नाम इन्होंने रखा सामाजिक भौतिकी। लेकिन बाद में 22 दिसंबर 1838 ईस्वी में इन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर उसे समाजशास्त्र नाम दे दिया और यहीं से समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो जाता है और इसको अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है। देखिए, समाजशास्त्र के जो फादर हैं या जो जनक हैं ऑगस्ट काम्टे, इनका पूरा नाम था इसिडोर मैरी ऑगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर काम्टे। इनका जो जन्म था 19 जनवरी 1798 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 ईस्वी को हो गई थी। तो ये समाजशास्त्र के फादर हैं, इसलिए इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मैंने जो आपको बताया आप नोट कर लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं समाजशास्त्र के उद्भव में जो बौद्धिक स्रोत हैं उनके बारे में। देखिए, समाजशास्त्र के विकास में कई विचारों और घटनाओं का योगदान रहा। समाजशास्त्र 1838 में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में सामने आता है, लेकिन धीरे धीरे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो समाजशास्त्र को एक विषय देती हैं अध्ययन करने के लिए, और इस तरीके से धीरे धीरे समाजशास्त्र में अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बड़ा होता चला जाता है। तो जब ये एक नए सब्जेक्ट के रूप में आया तो इसके पास बहुत सारे विषय तो होंगे नहीं अध्ययन करने के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनका अध्ययन करना जरूरी समझा गया और समाजशास्त्रियों ने उनका अध्ययन किया समाजशास्त्र के विषय के रूप में। तो सबसे पहला जो स्रोत आपको मिलेगा, ये जो सबसे पहला काल आपको मिलेगा समाजशास्त्र के विकास में, वो आपके सिलेबस में दिया गया है यूनिट नंबर 1 में, ज्ञानोदय आंदोलन, जिसको ज्ञानोदय काल या प्रबोधन काल भी कहा जाता है। ज्ञानोदय या प्रबोधन का ये बात एक ही है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट। देखिए, ज्ञानोदय का मतलब होता है अज्ञानता को दूर करना, यानी कि जो अज्ञानता है, लोगों के पास जो कम ज्ञान है उसको दूर करना और जो भी पुराने और पिछड़े विचार हैं, रीति रिवाज हैं, उन सभी को त्याग देना, उन सभी को पीछे छोड़ देना। देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक ऐसा आंदोलन चला जिसमें लोगों ने ये कहा कि हर बात को तर्क और विज्ञान से समझो। यानी कि यूरोप में इससे पहले कोई भी चीज होती थी, कोई घटना हो जाती थी तो उसको तर्क और विज्ञान के आधार पर नहीं सोचा और समझा जाता था। तो ज्ञानोदय काल के बाद क्या होता है कि यूरोप में लोगों ने हर एक चीज को तर्क के आधार पर सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया, विज्ञान के आधार पर सोचना समझना शुरू किया और अज्ञानता को दूर किया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। लोगों ने अज्ञानता को दूर किया और ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। ज्ञानोदय काल की बहुत सारी मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ज्ञानोदय काल में जो पहली बात है वो है अंधविश्वास का विरोध। यानी कि जब यूरोप में ज्ञानोदय काल आता है, ज्ञानोदय आंदोलन चलता है जिसमें यूरोप के लोगों ने ये कहा कि हर चीज को तर्क के आधार से समझो। यूरोप के लोग पहले कुछ भी होता था तो धर्म के आधार पर सोचा करते थे, लेकिन ज्ञानोदय काल में क्या होता है, लोगों ने चीजों को धर्म के आधार पर सोचना कम किया और तर्क और विज्ञान के आधार पर समझना शुरू किया और अंधविश्वासों का विरोध हुआ। ज्ञानोदय काल की दूसरी विशेषता या मुख्य विचार होगा तर्क और विज्ञान पर विश्वास करना। देखिए, ये सब ज्ञानोदय काल की प्रमुख विशेषताएं हैं या मुख्य विचार हैं। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, विशेषताएं पूछे, मुख्य विचार पूछे, तो आपको यही सब लिख करके आना है। देखिए, तर्क और विज्ञान पर विश्वास करना शुरू किया गया, अज्ञानता को दूर किया गया, ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। तीसरी विशेषता या मुख्य विचार है शिक्षा को महत्व दिया गया, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को लोगों ने पढ़ना शुरू किया।
जैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ जब 14वीं शताब्दी में, तो ये चीजें उस टाइम भी बढ़ी थी। ज्ञानोदय काल से भी ये सब चीजें विकसित हुई। इससे क्या हुआ कि समाज शास्त्र को अध्ययन करने के लिए अलग अलग विषय मिलता रहा। देखिए, ज्ञानोदय काल की एक विशेषता ये भी है कि समानता पर जोर दिया गया। समाज में जो असमानताएं थी, भेदभाव था, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता पर जोर दिया गया और मानव को उसके अधिकार दिए गए। तो ये सब ज्ञानोदय काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए अब जानते हैं ज्ञानोदय आंदोलन या ज्ञानोदय काल का क्या प्रभाव होता है। देखिए, ज्ञानोदय आंदोलन से लोगों की सोच बदलती है, तो लोगों की सोच पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लोगों ने आपस में असमानताएं दूर करने के बारे में सोचा, शिक्षा को महत्व दिया, पढ़ने लिखने पर जोर दिया, अंधविश्वासों को लोगों ने त्याग दिया, अज्ञानता को पीछे छोड़ दिया और जो पुराने और रीति रिवाज या पिछड़ी सोच थी उसको लोगों ने त्याग दिया, उसको छोड़ दिया और तर्क और विज्ञान के आधार पर सोचना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि समाज में बदलाव आ रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है ज्ञानोदय काल की वजह से। तो समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए एक विषय मिल रहा है, एक टॉपिक मिल रहा है कि ज्ञानोदय आंदोलन ने लोगों की सोच पर क्या प्रभाव छोड़ा, तो लोग किस तरीके से अपनी सोच बदलते हैं, तो इसके पीछे की रीजन क्या है, इसका प्रभाव क्या है, अगर समाज में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब ये सब कुछ समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाने लगा। समाजशास्त्रियों ने इसे समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में देखा और अध्ययन करना शुरू किया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अपना टॉपिक समझ आ रहा है। आपके लिए हर वीडियो बहुत ही अच्छी हम बनाते हैं, बहुत ही डिटेल में, ताकि आप लोग अपने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें। ज्ञानोदय आंदोलन का दूसरा प्रभाव है समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की शुरुआत हुई। और इसका तीसरा प्रभाव है कि समाजशास्त्र के जन्म का रास्ता तैयार हुआ। ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये सब समाजशास्त्र के जन्म का रास्ता तैयार कर रहे हैं। यानी कि समाजशास्त्र तो देखो विकसित हुआ 1838 में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, और ये सारे बिंदु जो आप देखेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये सब समाजशास्त्र को एक विषय देते चले जा रहे हैं, एक टॉपिक देते चले जा रहे हैं। तो ये पहला आपका टॉपिक था ज्ञानोदय आंदोलन। आइए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, इतिहास का दर्शन। देखिए, जो इतिहास का दर्शन है वो ये विचार बताता है कि इतिहास जो है केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, ये इसके बारे में बताता है। यानी कि इतिहास में जो कुछ बीत चुका हो, जो पास्ट हो गया, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इतिहास केवल हमें पास्ट की घटनाओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि ये घटना अगर हुई तो इसके पीछे क्या क्या वजह थी। तो इसको एक दर्शन के आधार पर देखा जाए और उसको समझा जाए। क्योंकि देखिए, जो दार्शनिक होते हैं ना, वो हर एक चीज को तर्क के आधार पर समझते हैं, वो हर एक चीज को सोचते रहते हैं और कभी भी उनकी सोच खत्म नहीं होती। तो इसकी भी बहुत सारी मुख्य बातें हैं या मुख्य विचार हैं या विशेषताएं हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, समाज जो है समय के साथ बदलता है। हर एक चीज एक समय आता है कि वो पास्ट हो जाती है, हर एक चीज पास्ट हो जाती है, वो इतिहास कहलाती है। तो फिर वो क्यों हुई थी, कैसे बदल गई, उसके पीछे का एक फैक्ट जाना जाता है, उसके पीछे का कारण जाना जाता है। समाज समय के साथ बदलता है, ये भी इसका एक मुख्य विचार है। देखिए, इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे हाँ, ये एक समय था कि ये ऐसा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, समय बदल चुका है। तो क्यों बदला, इसका भी अध्ययन हम करेंगे समाजशास्त्र में। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है, परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि अगर परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है, इतिहास से भविष्य को समझा जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, भविष्य में होने वाली चीजों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो भी समाजशास्त्री होते हैं, वो भविष्य में जो कुछ होगा, अगर बदलाव होगा तो किस तरीके से होगा, उसके बारे में जानने के लिए वो शोध करते हैं। वो प्रेजेंट को भी देखते हैं, वो पास्ट को भी देखते हैं, वो शोध करके हर एक चीज का पता लगाते हैं। तो इससे क्या है कि समाजशास्त्र विकसित होता चला जा रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप क्या पढ़ रहे हैं कि समाजशास्त्र का विकास किस तरीके से हुआ। तो आई होप आप उसको समझ पा रहे होंगे। आइए अब इतिहास के दर्शन का प्रभाव समझते हैं। देखिए, समाजशास्त्र ने समाज के विकास और परिवर्तन को समझने का तरीका सीखा कि किस तरीके से समाज का विकास हो रहा है और कैसे बदलाव हो रहा है। तो इससे समाजशास्त्र में होने वाले परिवर्तन को समझने का तरीका मिलता है। अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान।
तो देखिए, राजनीति विज्ञान में हम सरकार, राज्य सत्ता और कानून का अध्ययन करते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, सब कुछ मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। तो देखिए, समाजशास्त्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। समाजशास्त्र पर प्रभाव पड़ता है इसका, नागरिक अधिकार क्या है, उसके अलावा समानता, संविधान या शासन व्यवस्था, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है समाजशास्त्र के ऊपर। आइए अब जानते हैं जो इतिहास है वो किस तरीके से समाजशास्त्र पर अपना प्रभाव डालता है। देखिए, इतिहास हमें पुराने समाज, पुरानी संस्कृति और पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी देता है कि पुराने टाइम में लोग किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, उनका समाज कैसा था, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी सभ्यता किस तरीके की थी। ये सब कुछ हमें इतिहास बताता है, अलग अलग पुराने समय के बारे में जो गुजर चुका हो। तो ये भी कहीं ना कहीं समाजशास्त्र पर अपना प्रभाव डालता है कि समाज कैसे बदला। मतलब हम पास्ट पढ़ते हैं तो पहले कुछ और देखते हैं, फिर जब हम अपना वर्तमान देखते हैं तो हम कुछ और देखते हैं, और अगर हम कल्पना करें तो हमें भविष्य में कुछ और सोचने को मिलेगा। परिवार कैसे बदला, पहले आप देखेंगे ज्वाइंट फैमिली बहुत ज्यादा होती थी, आज भी ज्वाइंट फैमिली होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप एकल परिवार भी देखते हैं जिसमें केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, 3-3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी, एक ही किचन में खाना बनता था, खाते थे। आज भी आपको ज्वाइंट फैमिली मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मगर आपको सिंगल फैमिली भी अब आज के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो फैमिली कैसे बदली, संस्कृति कैसे विकसित हुई और समाज में परिवर्तन क्यों हुआ, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं और ये समाजशास्त्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। और समाजशास्त्र में हम परिवर्तन को भी पढ़ते हैं। जब आप बीए 3rd सेमेस्टर में थे तो आपने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में ही पढ़ा है, यही आपके पेपर का नाम था। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि समाज में जो परिवर्तन है वो लगातार नहीं हो जाता, कुछ परिवर्तन बहुत जल्दी हमें दिख जाते हैं और कुछ परिवर्तन इतने धीरे होते हैं कि जब वो बहुत टाइम गुजर जाता है तब हमें दिखता है कि हाँ, ये समाज में बदलाव हो गया। तो समाज पर बदलाव भी बहुत अधिक होता है। समाज में कोई भी चीजें स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील हैं, गतिशील हैं, बदलती रहती हैं। उनका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र का विकास होता चला जा रहा था और समाज में होने वाली अलग अलग घटनाएं समाजशास्त्र पर अपना प्रभाव डालती रहीं और समाजशास्त्र विकसित होता चला गया। आइए अब पढ़ते हैं आपका अगला टॉपिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन। देखिए, समाज में सामाजिक सुधार आंदोलन भी हुआ, समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए, और राजनीतिक सुधार आंदोलन भी किए गए। आइए अब इन सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं जो समाजशास्त्र पर अपना प्रभाव डालते हैं और समाजशास्त्र को विकसित करने में एक भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राजनीतिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन का मतलब है कि एक ऐसा आंदोलन होता है जिसका उद्देश्य होता है समाज की बुराइयों को समाप्त करना। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप उसमें भी सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ और जब बीए 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी में आप पढ़ रहे थे तभी मैं आपको समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, अलग अलग समाज सुधारक के बारे में पढ़ा चुकी हूँ जो समाज में फैले अंधविश्वास और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, अन्याय, शोषण सभी का विरोध करते हैं। तो समाज सुधार आंदोलन जो हुए अलग अलग समाज सुधारक के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में उभरते हैं। उनके अलावा स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सभी का नाम आप लोगों ने समाज सुधारक के रूप में पढ़ा होगा, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आंदोलन चलाए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया। तो आइए प्रमुख सुधारों के बारे में जानते हैं कि इन समाज सुधार आंदोलनों को क्यों चलाया गया था अलग अलग समाज सुधारकों के द्वारा। देखिए, भारत के समाज में पहले सती प्रथा प्रचलित थी, यानी कि जिन औरतों के, जिन भी पत्नियों के पति की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उनकी चिता के साथ उनको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो सती प्रथा एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने आंदोलन चलाए। और उस टाइम हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज जो गवर्नर थे उनकी हेल्प से समाज सुधारकों ने सती प्रथा को समाप्त किया
उसके अलावा बाल विवाह का विरोध किया गया, मतलब छोटे छोटे में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और उनका बचपन समाप्त हो जाता था। बाल विवाह को रोका गया, इसका विरोध किया गया। उसके अलावा विधवा विवाह का समर्थन किया गया, यानी कि जिन औरतों के पति की डेथ हो जाती थी, हस्बैंड मर जाते थे, तो उस औरत की समाज में जो कंडीशन हो जाती थी वो बहुत ही खराब, बहुत ही शोचनीय, बहुत ही बेकार हो जाती थी, क्योंकि समाज उसे फिर अच्छी निगाह से नहीं देखता था, उसे विधवा की नज़र से देखा जाता था और बहुत बुरी नज़र से, मतलब उसकी समाज में कोई इज्जत बची नहीं रह जाती थी। तो समाज सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाए उन्हें दोबारा शादी कर अपने जीवन को व्यतीत करने का, अच्छे से गुजारने का अधिकार है। देखिए, पहले के टाइम में महिलाओं की कंडीशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खराब थी, तो समाज में फैले इन्हीं बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। देखिए, समाज सुधार आंदोलन में जाति प्रथा का भी विरोध किया गया, यानी कि जो दलितों के साथ अन्याय होता था, उन्हें अछूत समझा जाता था, तो उनके लिए भी आंदोलन चलाया गया कि कोई भी व्यक्ति निम्न नहीं है, कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है, सभी व्यक्ति बराबर हैं। ये जाति पाति भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। उसके अलावा समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा पर भी जोर दिया, क्योंकि पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा पर जोर दिया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और समाज में महिला और पुरुष सभी बराबर हैं, इसके लिए आंदोलन चलाया। और दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, जिसमें महिलाएं जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो इस तरीके से ये जो समाज सुधार आंदोलन हो रहे थे, उन्होंने भी समाजशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज में होने वाली ये सभी घटनाएं समाजशास्त्र को विकसित करती रहीं और समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए अलग अलग विषय देती रहीं। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जिसे इंग्लिश में फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए, हिस्ट्री की दो क्रांतियां, पहली फ्रांसीसी क्रांति जो कि एक राजनीतिक क्रांति रही और औद्योगिक क्रांति जो कि एक उद्योग धंधे के रूप में क्रांति रही। इन दोनों क्रांतियों ने भी समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों क्रांतियों ने भी समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए बहुत सारे विषय दिए। तो फ्रांसीसी क्रांति एक राजनीतिक क्रांति थी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो 1789 में घटित हुई थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ दे कि विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति कौन सी थी, तो आप याद रखिएगा, विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति इंग्लैंड की क्रांति थी, जिसे रक्तहीन क्रांति या श्वेत क्रांति या शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो आपको ये बिंदु भी याद रखना है, विश्व की वो पहली राजनीतिक क्रांति थी। उसके अलावा आप बहुत सारी क्रांतियां पढ़ चुके हैं, जैसे अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति रही जो लगभग 10 वर्षों तक चलती है और कुछ न कुछ विकास होता रहता है। फ्रांस की क्रांति समाजशास्त्र के विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। फ्रांस की क्रांति के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था राजा की तानाशाही। वहाँ के जो राजा थे वो निरंकुश हो चुके थे, उनका जो शाही खर्चा था वो बहुत ही ज़्यादा था और फ्रांस लगातार कई वर्षों तक युद्धों में लगातार व्यस्त रहा, जिससे उसका जो राजकोष था वो समाप्त हो चुका था और अपने इन खर्चों को पूरा करने के लिए वहाँ के निरंकुश शासक गरीब जनता पर बहुत अधिक कर लगा देते थे। अब कर इतना ज़्यादा था कि गरीब जनता के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और कर का बोझ उनके सर पर लदा हुआ था और वहाँ के अमीर लोगों के ऊपर करों का कोई भार नहीं था। तो राजा की तानाशाही भी कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण है। फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा कारण है गरीबों पर अधिक कर, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और गरीबों पर कर था और अमीरों पर कोई कर नहीं था। गरीबों का शोषण किया जाता था अमीर लोगों के द्वारा। ये अमीर लोग जो थे पादरी कुलीन वर्ग से संबंधित थे और जो गरीब लोग थे उसमें मध्यम वर्ग भी आते थे, जैसे कि व्यापारी हो गए, शिक्षक हो गए, वकील हो गए। और उसके अलावा जो एकदम निम्न वर्ग आते थे फ्रांस में, वो रहते थे किसान मजदूर। तो उनके ऊपर कर बहुत अधिक था, लेकिन खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन कर उन्हें देना था। और जब वो कर नहीं दे पाते थे तो अमीर जनता जो थी, पादरी कुलीन वर्ग के लोग जो थे, वो गरीबों का शोषण करके उनसे कर वसूलते थे, जिससे कि वहाँ की समाज में असंतोष फैल चुका था और जनता क्रांति चाहती थी, बदलाव चाहती थी। क्रांति का मतलब ही होता है अचानक से सब कुछ बदल जाना,
परिवर्तन हो जाना। फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा कारण है अमीर और गरीबों के बीच असमानता। अमीर जो लोग थे वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, इन्हें समाज में हर प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, और गरीबों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ तक कि इनका अत्याचार, इनके साथ शोषण भी किया जाता था और टैक्स भी लिया जाता था। तो समाज में बहुत ज्यादा असमानता फैल चुकी थी। उसके अलावा अगला कारण है जनता में असंतोष, यानी जनता बदलाव चाहती थी, क्रांति चाहती थी। तो ये सभी वो कारण हैं जिन कारणों से फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में संपन्न होती है। तो ये सभी कारण भी समाजशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय जनता एक नारा लगाती थी, और वो नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी कि सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, केवल अमीरों को आजादी है, स्वतंत्रता है, गरीबों को नहीं है, समानता नहीं है अमीर गरीबों के बीच में, बंधुत्व यानी भाईचारा नहीं है। तो वहाँ की जनता नारा लगाती थी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुत्व होना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। देखिए, जब फ्रांसीसी क्रांति संपन्न होती है तो इसके कई सारे परिणाम हैं, जैसे कि राजशाही कमजोर हो गई, यानी कि वहाँ के जो निरंकुश शासक थे उनका जो शासन था वो कमजोर हुआ और उनको फांसी भी दी जाती है। उसके अलावा लोकतंत्र का विकास होता है। तीसरा परिणाम है मानव अधिकारों को महत्व मिला, और चौथा परिणाम है समाज में समानता की सोच बढ़ी। तो ये सभी परिणाम भी समाजशास्त्र के विकास में भूमिका निभाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं समाजशास्त्र पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव जो पड़ता है समाजशास्त्र के ऊपर फ्रांसीसी क्रांति का, वो है समाज में बहुत बड़े बदलाव आए। दूसरा प्रभाव है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन शुरू किया गया कि समाज में परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और आवश्यकता क्यों है परिवर्तन की। और देखिए, समाजशास्त्र पर जो तीसरा प्रभाव पड़ता है फ्रांसीसी क्रांति का, वो प्रभाव ये है कि समाजशास्त्र का विकास फ्रांसीसी क्रांति के बाद और तेजी से होता है। ये सभी जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, इन सभी घटनाओं के घटित होने की वजह से ही समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में विकसित हो जाता है, और 1838 में क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए, अगली जो क्रांति है वो है औद्योगिक क्रांति। इसकी शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, और इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ कि आखिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले क्यों हुई। देखिए, औद्योगिक क्रांति का मतलब है जब हाथ से काम करने की जगह मशीनों से उत्पादन शुरू हुआ, तो इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। पहले कोई भी कपड़ा बनाया जाता था, सिला जाता था, कोई भी कपड़ा बनाना वो हाथों से किया जाता था, कपड़ों को बुनना हाथों से किया जाता था, उस पर पेंटिंग बनानी हो, डिजाइन बनानी हो, कोई भी चीज, कोई भी उत्पादन करना हो तो उसको हाथों की मदद से किया जाता था। पहले हाथों की कलाकारी मशहूर थी, लेकिन धीरे धीरे जो यूरोप के वैज्ञानिक थे उन्होंने नई नई मशीनों का आविष्कार किया, जिससे क्या होता है, औद्योगिक क्रांति संपन्न होती है। और औद्योगिक क्रांति की वजह से ही जो काम हाथ से किया जाता था उनकी जगह मशीनें ले लेती हैं। तो जब हाथ से काम करने की जगह मशीनों का यूज किया जाने लगा तो उसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। आइए अब जानते हैं औद्योगिक क्रांति के क्या कारण हैं। पहला कारण होगा नई मशीनों का आविष्कार होना। तो देखिए, कपड़े बुनने वाली, सूत काटने वाली या अलग अलग प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया गया, जिससे औद्योगिक क्रांति हो जाती है। दूसरा कारण है कारखानों की स्थापना की जाती है। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने कारखानों की स्थापना की, जिससे औद्योगिक क्रांति होती है। तीसरा है विज्ञान और तकनीकी का विकास। जिस तरीके से विज्ञान और तकनीकी का विकास होता रहा, उसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तो आइए अब जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसका समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव है गांव से शहरों की ओर पलायन। जब शहरों में बड़े बड़े कारखाने और उनमें मशीनें लगाई गई तो गांवों को छोड़कर लोग शहरों की ओर पलायन यानी शहरों की ओर जाने लगे, ताकि वहां पर उनको रोजगार मिल सके। जो गरीब लोग थे उन कारखानों में वो श्रमिक का काम करते हैं और उन्हें मजदूरी दी जाती थी। उसके अलावा दूसरा प्रभाव है नए उद्योगों की स्थापना हुई। तीसरा प्रभाव है मजदूर वर्ग का उदय होता है। चौथा है पूंजीपति वर्ग का विकास होता है, यानी कि इस वजह से क्या होता है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। अगला प्रभाव है बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि जब मशीनों से हर काम किया जाने लगा तो जिनके पास कोई काम नहीं था, जो हाथों से कपड़े बनाकर बेचने का व्यापार करते थे, उनके व्यापार ठप पड़ गए, उनका व्यापार समाप्त हुआ और फिर उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें भी बड़े कारखानों में जाकर लेबर का काम करना पड़ा। तो इससे बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। उसके अलावा प्रदूषण भी बढ़ता है, क्योंकि मशीनें जब चलेंगी तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा,
भीड़ होगी। तो इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है औद्योगिक क्रांति की वजह से। आइए अब जानते हैं औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा। समाज में तेजी से बदलाव हुआ। इन नई समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र का महत्व और ज्यादा बढ़ गया, जिससे समाजशास्त्र का विकास और भी तेजी से होने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपके यूनिट नंबर 1 का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। सोशियोलॉजी पेपर 2 की भी क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।